चलो, तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं केसेस। केसेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये केसेस है ना, ये ये क्वेश्चन बनाने के लिए काम में आने वाली चीज है। अगर आप कोई मटेरियल अगर पढ़ोगे या बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें केसेस आपको नहीं दिखेगा। ये हम अपने पढ़ने के लिए, अपने समझने के लिए क्वेश्चंस को या सिचुएशंस को 5-6 केसेस में अपन ने क्लासिफाई किया है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, इस टाइप की सिचुएशन रहेगी तो हमको क्या रूल अप्लाई करने हैं, इस टाइप की सिचुएशन आएगी, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको कौन से रूल अप्लाई करने हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी चीजों को केसेस नाम दे दिया है और अपन 1 से लेकर 5-6 केस अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर का केस आता है, केस नंबर 1, when house is when house is self-occupied during whole previous year। जब मकान जो है पूरे प्रीवियस ईयर के दौरान क्या किया हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, पूरे प्रीवियस ईयर में सेल्फ ऑक्यूपाइड। और मैं आपको बताया था कि पिछले क्लास में कि इसके ये मैंने आपको यूज ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, है ना। तो यूज ऑफ प्रॉपर्टी में बताया था कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड बिजनेस पर्पस के लिए रहता है उसको हम कहाँ देखेंगे, पीजीबीपी हेड में देखेंगे। तो अब आगे जब भी मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करूंगा, मतलब मैं कौन से वाले सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करूंगा, रेसिडेंशियल पर्पस वाला। ठीक है, तो यहां पर भी जो लिखा हुआ है कंडीशन या केस कि जब मकान जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड किया रहेगा तो पूरे प्रीवियस ईयर में, तो कौन से वाले मकान की बात हो रही है, रेसिडेंशियल वाले की बात हो रही है। पहले लाइन को समझो क्या लिखा, पूरे प्रीवियस ईयर में मकान क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड था, मतलब किसी को किराए पर ही नहीं दिया हुआ है। मैं किसका डायग्राम बना दे रहा हूं, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में अप्रैल से लेकर मार्च तक, प्रीवियस ईयर में अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे 12 महीने तक मकान क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड था। ठीक है, तो इस केस में हमको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया, इस टाइप की सिचुएशन आ गई, तो हमको क्या करना है। सबसे पहले इस केस में एनुअल वैल्यू, इसको हमको क्या मान लेना है, नील मान लेना। एनुअल वैल्यू को क्या मान लेना है, नील मान लेना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बोल रहा है, उसको मैं लिखवा के नहीं बता सकता, है ना, वो फालतू की चीजें हो जाएगी अगर मैं लिखवा दूंगा तो। अगर एनुअल वैल्यू नील है, इसका मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए एक बार फॉर्मेट में आ जाओ वापस। सेल्फ ऑक्यूपाइड जो मकान होता है पूरे साल भर के लिए, तो उस केस में हम एनुअल वैल्यू को ही नील मान लेते हैं। ये नील मान लेंगे, मतलब इसका ये है कि इस मकान से रिलेटेड अगर क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया होगा, पेयर रेंट दिया होगा, स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा, इग्नोर करना है सबको। क्यों, क्योंकि अगर आप ले भी लोगे तो एनुअल वैल्यू को अल्टीमेटली क्या मानने वाले हो, आप नील मानने वाले हो। तो इससे रिलेटेड आपको ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, दिया भी रहेगा तो भी इग्नोर करके आ जाना है। उसके बाद ये मकान तो किराए में दिए ही नहीं है, तो एक्चुअल रेंट पॉसिबल है ही नहीं, किसी से किराया मिलेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसके बाद एनुअल वैल्यू नील मान रहे हो ना, तो म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि आपने इसको क्या मान लिया है, नील मान लिया। और यहां पर अनरियलाइज रेंट का कोई केस ही नहीं उठता, कोई बात ही नहीं उठती। इसलिए अगर मैं इस चीज को एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करूं, अगर एनुअल वैल्यू आपने नील मान लिया है तो इसके ऊपर की सारी चीजों को क्या करना है, इग्नोर करना है। आगे बात समझ में, मैंने ऊपर की चीजों को बोला, नीचे की चीजों को नहीं बोला। अब मैंने आपको जब ये लिखवा रहा था स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, तो बताया था एनुअल वैल्यू अगर नील होगा
या निगेटिव होगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लेना है, तो ये भी नहीं एप्लीकेबल होगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी। अब आप बोलोगे सर एनुअल वैल्यू नील है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन लेंगे तो ये तो ऊपर कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए। एनुअल वैल्यू नील है मतलब क्या, जीरो है। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन मान लो 20,000 रुपए लिया है तो आपका आंसर लॉस में आ गया। आगे बात सुन लो, मतलब अगर मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती है, लेकिन आपका जो इनकम नहीं आएगा उस केस में क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा आंसर। आगे बात समझ में, तो वही मेरे को लिखवाना है। तो एनुअल वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, नील। ठीक है, अब बाकी की जो बातें मैंने बताया वो बताने की जरूरत, लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी मत लिखो। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो मकान होता है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी होता है और लेट आउट भी होता है ना। अभी मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल वाली बात कर रहा हूं, है ना। लेट आउट जब मकान होता है ना, तो उस केस में जब इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन लेते हैं सेक्शन 24B में, तो उस केस में इसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। जितना ब्याज आ रहा है आपने जो भी कैलकुलेट किया है पूरा माइनस हो रहा है, पूरा। मतलब ब्याज की कैलकुलेशन वैसे ही करनी है जो मैंने पिछले केस में बताया था, प्रीवियस ईयर और कंस्ट्रक्शन पीरियड मिला के, है ना। लेकिन उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, पूरा आपको माइनस कर देगा, जितना कैलकुलेट किया पूरा माइनस कर देगा। लेकिन जब मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है ना, तो उस केस में ब्याज की डिडक्शन के लिए एक लिमिट बना दी। तो लिमिट क्या है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन की लिमिट, यहां मैं इसकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, यहां पे एक वर्ड डाल देता हूं, मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन। ठीक है, तो ये मैंने पहली बात लिखी, यहां पर मैं दूसरी बात लिख रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन के लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है, देखो इफ loan is taken, if loan is taken on or after 1/4/1999 and कंस्ट्रक्शन और परचेस is completed within 5 years from the end of लोन ईयर। देखो मैंने वर्डिंग थोड़ी सी इजी करने की कोशिश करी है, टेक्स्ट को पढ़ोगे ना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग यूज करता है, आपको समझ में आना चाहिए, मैंने वैसी वर्डिंग यहाँ पर लिखी है, इसको समझा भी देता हूँ क्या। देखो लोन, अगर अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन की। तो मैक्सिमम लिमिट के लिए ना यहाँ पर दो कंडीशंस डाली गई है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। तो अभी हम पहले वाले कंडीशन की बात करें, तो पहले वाले कंडीशन के अंदर पहले नंबर पर क्या लिखा है कि लोन कब लिया गया होगा, 1/4/99 को लिया गया है और उसके बाद में लिया गया। तो और मतलब उसके अलावा एक और कंडीशन है कि कंस्ट्रक्शन या फिर परचेस है ना जो मकान का, वो कब कंप्लीट हो जाना चाहिए, लोन ईयर के एंड से 5 साल के अंदर। मान लो फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया है 2012-13 में,
तो इसका एंड कौन सा होगा? 31/3/13 होगा। तो इसके आने वाले 5 साल के अंदर ये इस बीच में मकान का कंस्ट्रक्शन या परचेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो आपको तो आपको तो यहां पर आपको डिडक्शन जो मिल जाएगी अप टू 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट, अप टू 2 लाख। अप टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अप टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टू वर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट की अमाउंट ही अगर 2 लाख से कम है तो डिडक्शन 2 लाख की थोड़ी मिलेगी, जो कम है उसकी मिलेगी। मान लो 1,50,000 रुपये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? 1,50 की। 1,80 आ रहा है तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? 2 लाख अगर आ रहा है तो 2 लाख, और 2,10,000 आया तो मतलब ये मैक्सिमम तरफ रेस्ट्रिक्ट कर देता है, 2 लाख से ऊपर जाने नहीं देगा। कम है तो जितना कम है वो लेंगे, लेकिन मैक्सिमम तरफ जाओगे तो 2 लाख से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है। एक छोटी सी कंडीशन और है, वो मैं यहां लिखवाई देता हूं, लेकिन ये मेरे को लगता है कि जब मैं थ्योरी आप लोगों को कराऊंगा ना तब मैं उस चीज को लिखवाऊंगा। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में उस चीज को कवर करूंगा। अभी इतना आप समझ लो कि मैक्सिमम लिमिट जो डिडक्शन की है जब मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो उस केस में आपको 2 कंडीशन देखनी है कि लोन कब लिया गया होगा, 1/4/99 के बाद लिया गया होगा या उस डेट पे भी लिया है तो भी चलेगा, और मकान का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट होना चाहिए? 5 साल। कब से गिनना है 5 साल? लोन ईयर के एंड से 5 साल गिनना है। तो यहां पर मैं वही लिखने वाला हूं, अदर केस। अदर केस, अदर केस मतलब इसमें अब आपको सोचना है, उसको मैं लिखवा नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है। अदर केस का मतलब क्या है सुनो। हाँ, यहां पर है ना, मैं कुछ कुछ चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। मकान के लिए लोन लिया है तो कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए होना चाहिए। रिपेयर या रिन्यूअल के लिए लोन लिया होगा तो इस वाले कंडीशन में नहीं जाएगा, उस वाले में चला जाएगा। ठीक है। लोन अगर आप जो बोल रहे थे 1/4/99 के पहले लिया होगा तो उधर उधर चला जाएगा, इधर नहीं आएगा। तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ना तभी यहां आएगा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर मैक्सिमम लिमिट आपको मिलेगी अप टू 30,000। हाँ, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे ना तो लिमिट 2 लाख की है, मतलब बढ़ी हुई लिमिट है, ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट है। हाँ, और अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है दोनों तो अदर केस के हिसाब से 30,000 मैक्सिमम लिमिट की तो मिलनी है, ऐसा है। ठीक है। यहां पर भी अप टू वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन पढ़ क्या रहे हैं? केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या बोलता है? पूरे प्रीवियस ईयर में मकान क्या था? सेल्फ ऑक्यूपाइड था फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। उस केस में हमको क्या लेना है? एनुअल वैल्यू को नील मान के चलना है। एनुअल वैल्यू हम नील मान लिए मतलब क्या है? उसके ऊपर की सारी चीजों को हमको इग्नोर करना है और उसके नीचे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं अपन 30%, वो अलाउड नहीं होगा। हाँ, चमक रहे थे। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपने को फिर क्या करना है? उसके ऊपर का सारी चीजों को इग्नोर करना है, क्वेश्चन में दिया भी रहेगा तो भी, और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। लेकिन इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन मिलती है, लेकिन कुछ लिमिट तक रेस्ट्रिक्टेड रहती है। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी इंटरेस्ट और लोन की? यहाँ पर 2 केस है, 2 कंडीशन है। अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी दोनों तो आपको मैक्सिमम लिमिट 2 लाख की मिलेगी। अगर ये दोनों कंडीशन में से नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो 30,000 तक की तो मिलनी चाहिए। ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा? केस नंबर 1। अब दूसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट, केस नंबर 2। केस नंबर 2, when
हाउस इज let out for few months and vacant for few months during the previous year। इसको समझने की कोशिश करो क्या लिखा है मैंने, कि मकान जो है कुछ महीनों के लिए लेट आउट था और कुछ महीनों के लिए क्या था, खाली पड़ा था। मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड वर्ड यूज किया क्या यहाँ पे, मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो बन रहा है लेट आउट का बना है और किसका बना है, वैकेंट का बना है। कि मकान जो था कुछ महीनों के लिए खाली था और कुछ महीनों के लिए क्या था, वैकेंट नहीं लेट आउट था। तो इसको भी डायग्राम बना देते हैं अपन। ये हमारा अप्रैल से लेकर मार्च तक का साल है, मतलब ये हमारा प्रीवियस ईयर है। तो इस ड्यूरेशन में वो कितने भी महीने के लिए हो सकता है ना, लेट आउट था और इस ड्यूरेशन में क्या था, वैकेंट। ये उल्टा भी हो सकता है कि शुरू के कुछ महीनों में खाली था और बाद के महीनों में क्या था, वैकेंट था, सॉरी लेट आउट था। ये समझ में आया। इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, इस केस में हमको, आपको पता है ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, फेयर रेंट। दोनों में जो ज्यादा होगा नीचे उतारेंगे। फिर क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। दोनों में जो कम होगा नीचे उतारेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर अपन क्या लेते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। इन दोनों में जो ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बस बात यहां पर किसकी हो रही है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू की होगी। क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू जो होता है ना, ये हमेशा अपने आप में 12 महीने का लेते हैं। फेयर रेंट के बारे में क्या रूल बताया था, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो क्या करते हैं, एक्चुअल रेंट को ही 12 महीने के हिसाब से ले लेते हैं। तो ये भी 12 महीने का है। तो इन दोनों में से कंपेयर करेंगे, नीचे उतारेंगे तो ये जो आएगा ये भी कितने महीने का होगा, 12 महीने का होगा। स्टैंडर्ड रेंट भी अपने आप में कितने महीने का होता है, 12 महीने का। मतलब अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड रेंट जो आती है ना, वो हमेशा कितने महीने की होती है, 12 महीने की होती है, क्योंकि उसके ऊपर की सारी चीजें अपने 12-12 महीने की ली हुई है। लेकिन वैकेंसी के कारण, वैकेंसी मतलब नौकरी वाला वैकेंसी नहीं, खाली रहने वाला वैकेंसी, वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट जो है ना वो 12 महीने की नहीं हो पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 10 महीने मकान जो था लेट आउट था और 2 महीने वैकेंट पड़ा था, तो एक्चुअल रेंट आप कितने महीने का लोगे, 10 महीने का। तो उस केस में आप विच एवर इज हायर करके कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कंपेरेबल नहीं है। ये 12 महीने का है और ये कितने महीने का है, 10 महीने का है। तो उस केस में हमको कंपैरिजन करने के लिए प्रोपोर्शनेट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हमको एक्सपेक्टेड रेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट में 10 महीने के हिसाब से। तो 10 महीने में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 10 डिवाइड बाई 12 कर दोगे, है कि नहीं। तो इंटू 10 डिवाइड बाई 12 करोगे तो एक्सपेक्टेड रेंट का नाम बदल के अब क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। अब उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट से, फिर देखोगे विच एवर इज हायर है। लेकिन यहां पर इसको समझाने के लिए मेरे पास 5 एग्जाम्पल्स है ना, कहीं कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, इन दिस केस ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज कंप्यूटेड as follows। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सपेक्टेड रेंट, ये 12 महीने की, ये ले लो आप 24,000।
और एक्चुअल रेंट ये ले लो आप 9 महीने का 19,000। देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये कितना आएगा। अब अपन विचेवर हायर नहीं कर सकते, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इससे अपने को प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा। ये कैसे आएगा, 24,000 इंटू इंटू 10 सॉरी 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो कितना आता है, 18,000 आया। अब आप 18,000 और 19,000 को कंपेयर करो, कौन सा बड़ा है। देखने में 24 बड़ा दिख रहा था, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड के हिसाब से कितनी थी, मतलब प्रोपोर्शनेट कितनी थी 18, तो नीचे कितना उतरेगा, सॉरी 19,000। ठीक है, ये कब करना है, आधे टाइम नहीं बोल सकते, कुछ महीनों के लिए वैकेंट था और कुछ महीने लेट आउट था। अब वो आगे पीछे कैसे भी करके हो सकता है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सपेक्टेड रेंट जो है ये 12 मंथ की है, इसको 24,000 ही रहने दो। और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 10 महीने का, इसको आप 25,000 कर दो। ग्रॉस एनुअल वैल्यू बताओ क्या लेंगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे इसका प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे पीईआर, तो 24,000 इंटू इंटू 10 डिवाइड बाई 12 करोगे तो कितना बनेगा, ये 20,000 बनेगा, है ना। और अगर आप इसको 25,000 से कंपेयर करोगे तो ऑलरेडी 25 तो बड़ा ही है ना, तो नीचे कितना आएगा 25। मैं बोल सकता हूं ये दोनों केस तो सेम ही था, बस यहां पर ये जो है इससे छोटा था, यहां पर ये इससे ही बड़ा है। तो जब ये इससे बड़ा है तो भाई प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा बड़ा है और नीचे उतरेगा वो तो, क्योंकि इसको जब आप प्रोपोर्शनेट में कंपेयर कन्वर्ट करोगे तो और छोटा होने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 3, 12 मंथ 24,000, एक्चुअल रेंट रिसीव 10 मंथ 20,000। क्या होगा, जब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट में तो ये कितना हो जाएगा, 24,000 इंटू 10/12 कितना आएगा, 20 आया। तो नीचे जो उतारेंगे तो कौन सा उतारेंगे, 20 उतार नीचे। कितने एग्जाम्पल हो गए, 3 हो गए, समझ में तो आ रहा है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सपेक्टेड रेंट है 12 महीने की 24,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है 10 महीने की 18,000। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, इसका प्रोपोर्शनेट कन्वर्ट करोगे पहले तो 24,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 12 करोगे तो कितना आएगा, 20,000 आएगा। हम प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट को सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए निकालते हैं, लेकिन इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, नीचे उतरेगा 24,000। हाँ ऐसा होगा,
हाँ, तब आपको ऐसा करना है। सारे में एक्सपेक्टेड बड़ा ही था, बड़ा था या फिर इक्वल था? हाँ, हाँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। जैसे ये वाले में क्या हुआ था, इक्वल आ गया था, तो इक्वल में हम नीचे इसी को उतार दिए थे। यहाँ पर ये जो इससे छोटा था तो इसकी एक्चुअल वैल्यू को हमने नीचे उतारा है। ठीक है, एक लास्ट, एक्सपेक्टेड रेंट है 12 महीने का 24,000, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है या रिसीवेबल है 10 महीने का 24,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या नीचे उतरेगा? 24,000 ही उतरेगा। क्यों? क्योंकि इसको जब प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट में कन्वर्ट करोगे तो 24,000 इंटू 10/12 करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। किए हैं, लेकिन यहां पर मैं इसमें इन दोनों में इसको मैंने छोटा रखा था इससे, इन दोनों में मैंने इसको इससे बड़ा रखा था, और यहां पर मैंने इसको क्या किया है? इक्वल रखा है। ठीक है एक जैसा ही, लेकिन दिखता अलग अलग है। बस मेन जो मेरे को समझाना था ना, 3 और 4 नंबर का इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसकी ना थोड़ा सा इसकी जगह चेंज कर दे रहा हूँ, सीक्वेंसिंग चेंज कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है ना अपना, 3 और 4 को मैं बना देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4 और 5, और एग्जाम्पल नंबर जो लास्ट वाला था इसको बना देता हूँ 3। ठीक है, तो ऊपर के 3 एक जैसे दिखेंगे, और ये वाला जो है लास्ट का 2 वो इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये हो गया क्या? कौन सा केस? जब मकान कुछ महीनों के लिए लेट आउट था और कुछ महीनों के लिए खाली है। वो लेट आउट और खाली जो है आगे पीछे हो सकता है, तो मैं उस चीज को डायग्राम बनाकर भी यहाँ पे कर दे रहा हूं। अब बात करेंगे केस नंबर 3 की। when house is let out for few months and self occupied for few months during the previous year, or when house is let out for whole previous year। ठीक है, ये अगर मकान को कुछ महीनों के लिए लेट आउट किया गया है और कुछ महीनों के लिए खाली नहीं है, कुछ महीनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, या फिर मकान पूरे साल भर लेट आउट किया होगा, पूरे साल भर, क्योंकि साल भर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो कौन सा केस लग जाएगा? पहला वाला लग जाएगा, है ना। और खाली और लेट आउट वाला होगा तो केस 2 लग रहा है। यहाँ पर किसका कॉम्बिनेशन आ रहा है? कुछ महीनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कुछ महीनों के लिए क्या है? लेट आउट है, या फिर पूरे साल भर में लेट आउट किया, दोनों में एक ही रूल चलता है। ठीक है, तो केस नंबर में 3 के अंदर ये दोनों को मैंने कवर कर दिया है। इसका अपन डायग्राम बना लेते हैं।
कुछ महीनों के लिए क्या है, लेट आउट, और कुछ महीनों के लिए क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये आगे पीछे भी हो सकता है, शुरू में सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, बाद में लेट आउट होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। या फिर दूसरा केस बनता है, पूरे साल भर क्या किया गया होगा, लेट आउट होगा, तो भी सेम सिचुएशन बनेगी। यहां पर लिख देता हूं एक नोट छोटा सा, in this case it is assumed that house is let out for whole previous year। समझे मेरी बात को? अगर मकान कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए लेट आउट और कुछ महीनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में ये एज्यूम कर लिया जाता है कि मकान पूरे साल भर के लिए क्या है, लेट आउट है। और दूसरा केस एक्चुअली आपने लेट आउट करके रखा है साल भर के लिए, तो मतलब ये दोनों केस क्या है, सेम बन जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने की, इन दिस केस gross annual value is computed as follows। expected rent, ये मान लो 12 महीने की। अब मकान कुछ महीनों के लिए आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड था, है ना, और कुछ महीनों के लिए लेट आउट था, तो कुछ महीनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले का तो किराया मिला नहीं होगा। मान लो एक्चुअल रेंट जो है आपको मिली 9 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए मिली, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लेंगे कि मकान पूरे साल भर क्या था, लेट आउट था, इसलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो निकलेगा कैसे निकलेगा, यहां पे कोई प्रोपोर्शनेट कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, बस जो बड़ा है उसको नीचे उतार दो। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका केस नंबर 3। केस नंबर 3, तो केस 1 2 3 समझ में आ गया। केस 1 बोलता है पूरे साल भर में मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड, केस 2 बोलता है कुछ महीनों के लिए लेट आउट था, कुछ महीनों के लिए खाली था, केस 3 बोलता है कुछ महीनों के लिए लेट आउट था और कुछ महीनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था। अब केस 4, when more than 2 houses क्या लिखा हुआ है, मोर देन 2 हाउसेज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। पहले हम लोग इस रूल को पढ़ते थे ना, तो हम लोग मोर देन 1 हाउस को करते थे, अब ये पिछले कुछ सालों से बदल गया है। वेन मोर देन 2 हाउसेज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसका मतलब ये है कि एक ओनर है मकान का, है ना, इसके पास 3 मकान है, मान के चलो। कितने मकान है? 3। मकान नंबर 1, उसके बाद मकान नंबर 2, उसके बाद मकान नंबर 3। 3 मकान है, और तीनों मकान को उसने क्या करके रखा हुआ है, मैं बिजनेस वाला नहीं बोल रहा हूं, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बोल रहा हूं। तो उस केस में क्या किया जाएगा, ये भी इसके ओनरशिप में है, ये भी इसके ओनरशिप में है, और ये मकान भी इसके ओनरशिप में है। तो क्या करें,
उस केस में देखो, दो मकान अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है आपका, ये एक्स्ट्रा नोट्स में लिखवाऊंगा सब, दो मकान अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इनकी एनुअल वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, नील। मतलब दो मकान को एग्जेम्प्ट करके चलते हैं, मान के चलो, मतलब इसके ऊपर कोई इनकम कैलकुलेट नहीं होगी, इनके एनुअल वैल्यू को क्या माना जाएगा, नील, कोई भी दो मकान। लेकिन समस्या है कि ये इस आदमी के पास तीन मकान है और तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो रूल ये बोलता है इनकम टैक्स का कि किसी भी दो मकान को आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना पड़ेगा, और जो बचा हुआ मकान है, दो के ऊपर जितने भी मकान होंगे उनको लेट आउट मानना पड़ेगा। एक्चुअली भले आपने किराए में नहीं दिया तो भी इसको क्या मानोगे, लेट आउट मानोगे। अब वो कौन से वाले मकान को मानोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो ये नहीं बोला है कि इसको मानो, इसको मानो, कि इसको मानो। वो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास दो से ज्यादा मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो दो मकान को आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो से ऊपर जितने भी मकान है, जैसे इस एग्जांपल में मैंने तीन मकान रखे हैं, तो ये वाले मकान को क्या मानोगे, फिर लेट आउट मानोगे। अब वो किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, किसको लेट आउट मानना है, इसके बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पर सिचुएशन ये बनती है कि हम क्या करेंगे, पहले हर सिचुएशन में रख कर इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तीनों का। मतलब एक बार इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, एक बार इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, लेट आउट मान लेंगे। फिर इस ऐसा करके एक इनकम की अमाउंट निकालेंगे। फिर एक बार अपन इसको लेट आउट मानेंगे, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, फिर से एक बार इनकम निकालेंगे। क्लियर है? फिर इसको एक बार सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, इसको लेट आउट मानेंगे, और इसको अपन फिर से सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। इस केस में फिर से इनकम कैलकुलेट करेंगे। अब तीनों की इनकम में देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे जो सबसे कम आएगी इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स का मतलब क्या, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। तो जिस केस में इनकम कम आ रही है उसी को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। तो उस सिचुएशन में जो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा होगा और लेट आउट रहा होगा तो वो वाला हम ऑप्ट कर लेंगे। पूरा रजिस्ट्री होता है, पैन नंबर जाता है हमारा, पूरा लिखा पढ़ी होता है मकान का। तो वो बात अलग है, वो बात अलग है कि दूसरे के नाम से कर लिए, तो वो यहाँ का मुद्दा नहीं है। यहाँ पर अपन क्लियर बात कर रहे हैं कि एक आदमी के पास, हाँ, एक होती है सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर। सेल्फ असेसमेंट में गवर्नमेंट पहले आपको गलत नहीं मानती है, आपको बोलती है कि आपके पास जो भी है, असेसमेंट पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि आपके पास जो भी है, जो भी आप कमा रहे हो हमको बता दो, हम उसके ऊपर रिलाई कर लेंगे। गवर्नमेंट पहले ये फंडा अपनाती है, इसको सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। फिर बाद में आपका पैन, आधार, हर चीज कहीं ना कहीं लिंक है। गवर्नमेंट को जब डाउट होता है आपके ऊपर, इनकम टैक्स वालों को डाउट होता है, फिर वो आपके केस का जांच करेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि भाई लाओ अपना कागज दिखाओ, तुम्हारे नाम से कितना, वो बात अलग है। इन जनरल जैसे क्लास चल रही है, टेस्ट चल रहा है, क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, तो मैं ये मान लूंगा थोड़ी कि 100 के 100 बच्चे क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। मैं नॉर्मली सबको क्या मानकर तो चलूंगा, सब पढ़ के आए। अब वो बच्चा क्लास में बैठा है, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो मैं बाकी बच्चों को डिस्टर्ब थोड़ी करूंगा, उसी को जाके पकड़ूंगा ना। ऐसा क्रॉस चेक करती है। जैसे मान लो आजकल एक AIS इंफॉर्मेशन आती है ना, इनकम टैक्स के पोर्टल में दिखती है। वो क्या होता है कि जब आप मान लो आपके बैंक में बहुत सारा ट्रांजेक्शन हुआ है, कैश डिपॉजिट हो गया मान लो बहुत सारा, 10 लाख से ऊपर, और आपने अपनी ITR फाइल नहीं करी, या फिर ITR फाइल किए हो लेकिन उस ट्रांजेक्शन का उल्लेख नहीं किया, वहां पे दिखाया नहीं आपने, तो उनका जो सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है कि हर चीज को क्रॉस चेक कर लेता है। मैनुअली नहीं होता काम, वहां पे पूरा सॉफ्टवेयर के बेस पर होता है। तो क्रॉस चेक हो जाता है, वो फिर आपके पास तुरंत मेल में नोटिस आ जाएगी, भाई आपने यहाँ पर इतना दिखाया था और आपके AIS इंफॉर्मेशन में इतना दिख रहा है, 26AS में इतना दिख रहा है, तो पहले इसका कारण बताइए, या फिर आपसे अगर गलती हो गई तो उसको सुधारो। तो ऐसा मौका देते हैं, पहले ही किसी को चोर नहीं मान लेती है गवर्नमेंट। ठीक है? तो यहाँ पर जब किसी व्यक्ति के पास, किसी पर्सन के पास
दो से ज्यादा मकान अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में किसी दो मकान को हमको क्या मान लेना, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और बाकी का जो बचा हुआ मकान होगा उसको क्या मान लेंगे, लेट आउट। इन दिस केस any two houses are considered as self-occupied and remaining houses are considered as, they are deemed as let out। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ कुछ मेरे को और बताना है, तो वो बातें मैं विद क्वेश्चंस बताऊंगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा, अभी इतना ही बस जान लो। ठीक है, इसके लिए मैं जगह भी छोड़ देता हूं यहाँ पे। अब इसके बाद मैं लिख रहा हूं केस नंबर 5। केस नंबर 5 बात करते हैं को ओनर्स की। को ओनर्स यहां पर एक आदमी के 3 मकान, या 3 नहीं, तो एग्जांपल के लिए मैंने 3 लिखे, 2 से ज्यादा। ठीक है, को ओनर्स मतलब एक मकान के एक से ज्यादा ओनर। को ओनर्स मतलब एक मकान के एक से ज्यादा ओनर्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक मकान है, उस मकान में 6 आइडेंटिकल यूनिट्स है। 6 आइडेंटिकल यूनिट्स मतलब एक जैसे 6 यूनिट बने, मकान एक ही है, फ्लैट मान लो। और इस मकान के, ये इस पूरे बिल्डिंग के 3 ओनर है। इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, इसका नाम है जेड। एक्स ने क्या किया, ये वाले यूनिट को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा और ये वाले को क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया। वाई ने ये वाले यूनिट को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा, इसको क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया। जेड ने इस वाले को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा, इसको क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया। तो यहां पर क्या करेंगे, क्या एक्स वाई जेड के लिए अलग अलग कैलकुलेशन होगी? को ओनर्स के केस में क्या होता है, हम जब तक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं तब तक ओनर्स को अलग अलग नहीं देखना है, हमको मकान को देखना है। मकान में इतना पोर्शन क्या किया हुआ है, लेट आउट, और इतना पोर्शन क्या किया हुआ है। तो हम यहाँ पे ओनर्स को अभी साइड रख के हम मकान को बेस लेकर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हर यूनिट एक घर होता है, तो यहां पर ओनर्स को अगर मान लो एक्स वाई जेड अलग अलग नहीं होते, एक ही आदमी होता, तो इस पोर्शन को उसने क्या करके रखा हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और इस पोर्शन को क्या करके रखा हुआ है उसने, लेट आउट। तो ऐसा मान के अपने को कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद जो भी फाइनली इनकम आएगी उसको तीनों को ओनर्स के बीच में उनके प्रोपोर्शन में बांट देना। हाँ, ओनर्स में क्या होता है, इनकम पहले मकान को देख कर कैलकुलेट कर लेना है, जो फाइनली इनकम आएगी उसको को ओनर्स के बीच में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्लियर है? अब यहां पर एक छोटी सी बात है कि इसके लिए आपको केस नंबर 1 ध्यान देना पड़ेगा। केस नंबर 1 मान लो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। हाँ, होल ईयर के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यहां पर केस नंबर 1 अप्लाई हो गया। अब केस नंबर 1 अप्लाई हो गया तो केस नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन लोन की मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? हाँ हाँ, तो इसको अगर केस नंबर 1 में अगर आते हैं तो ये वाला जो था, इसको अगर मैं नाम दूं तो इसको स्पेशल केस बोल सकता हूं अपने समझने के लिए, और उसको मैं बोल सकता हूं नॉर्मल केस या अदर केस। तो ये स्पेशल केस की लिमिट कितनी थी, 2 लाख, और नॉर्मल या अदर केस की लिमिट कितनी? तो को ओनर्स वाले केस में ये लिमिट भी मल्टीप्लाई हो जाएगी नंबर ऑफ को ओनर्स के हिसाब से। यहां पे को ओनर कितने हैं, 3,
तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में एक के लिए 30,000 की लिमिट है, नॉर्मल केस में तो इसके लिए भी 30, इसके लिए भी 30, अलग अलग लिमिट देखी जाएगी। ठीक है, हाँ, तो वहां पे मैक्सिमम लिमिट फॉर इंटरेस्ट और लोन जब देखोगे ना, तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वहां पे लिमिट जो लोगे वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ओनर्स के हिसाब से लेके चलना है। ठीक है, हाँ 2 लाख होगी तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख हो जाएगी, 4 होंगे तो 8 लाख हो जाएगी, ऐसा। तो इसमें मेरे पास थ्योरी लिखाने के लिए कुछ है नहीं, है ना, तो इसको मैं इतना ही रहने देता हूं। अपन क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तो क्वेश्चन के साथ में वहां पर मैं कुछ लिखवा दूंगा, और बाकी थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तब तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा ही डिटेल में। तो ये हो गया हमारा केसेस। यहां तक हमारा केसेस कंप्लीट है। अब बात आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर का। इस क्वेश्चन बैंक में पूरे पास्ट ईयर क्वेश्चंस, स्टडी मैट के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चंस, ये पूरे कवर्ड होंगे। ठीक है, जब हम इनको कर लेंगे कंप्लीट, फिर अपन इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट कर देंगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट्स के लिए मैं आपको क्या दूंगा, नोट्स। और अभी जो हमने क्लास में लिखा है नोट, वो कौन सा नोट है, क्वेश्चन बनाने के, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के जो काम आए वो, हाँ, समझने के लिए। ठीक है, हमारा पूरा इनकम टैक्स इसी तरीके से, इसी सिस्टम से ही चलेगा। क्योंकि देखो, अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी है, एमसीक्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जो मैंने बताया सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया है। इसमें और भी बातें हैं बहुत सारी, वो अपन उस समय कवर करेंगे। ठीक है।